हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। तो आज हम लोग लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ उसको पढ़ेंगे। और डेवलपमेंट हम लोग लीगल प्रोफेशन का 4 फेज में पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये चारों फेज को मैं वन बाय वन करके अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं लीगल प्रोफेशन क्या होता है ना। लीगल प्रोफेशन बेसिकली देखो, वैसा प्रोफेशन वैसा प्रोफेशन जो कि लॉ को प्रैक्टिस करता हो। जो प्रोफेशन लॉ को प्रैक्टिस करेगा उस प्रोफेशन को हम लोग बोलेंगे, देखो जो प्रोफेशन लॉ को प्रैक्टिस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे लीगल प्रोफेशन। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लीगल प्रोफेशन। और जो व्यक्ति उसको करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं लीगल प्रोफेशनल्स। जैसे देख लो आप, एडवोकेट्स क्या करता है, आप बताओ मेरे को। एडवोकेट्स, लॉयर, ये लोग क्या करते हैं भाई, ये लोग लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। ये लोग क्या करते हैं भाई, लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। तो इन लोगों को आप क्या बोलते हो, लीगल प्रोफेशनल। और इनका जो पेशा है, इनका जो प्रोफेशन है, उसको आप क्या बोलते हो, लीगल प्रोफेशन, है ना। तो बेसिकली लीगल प्रोफेशन क्या है, लीगल प्रोफेशन एक प्रोफेशन है, एक तरह का प्रोफेशन है जहां पे लॉ को प्रैक्टिस करा जाता है। सिंपल, लॉ को जो प्रोफेशन प्रैक्टिस करता है उस प्रोफेशन को हम लोग बोलते हैं लीगल प्रोफेशन। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, एडवोकेट्स एंड लॉयर्स का। एडवोकेट और लॉयर क्या करते हैं भाई, सिंपल है, ये लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं ये लोग, लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। और लॉ को प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो लॉयर्स हैं, ये जो एडवोकेट्स आप देख रहे हो, इनका लॉयर एडवोकेट का जो भी प्रोफेशन होगा उस प्रोफेशन को आप क्या बोलोगे, लीगल प्रोफेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से समझ गए प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में समझ गए। अब आपसे कोई लीगल प्रोफेशन का यदि एग्जाम्पल पूछ ले तो क्या क्या लीगल प्रोफेशन हो सकता है, तो एडवोकेट्स, बैरिस्टर, अटॉर्नी, सॉलिसिटर, नोटरी, ये सब आप उसको बता देना, लॉयर। और लीगल प्रोफेशनल्स जो होते हैं ये आपको दिखेंगे इंटरमीडिएट का काम करते हुए, इंडिविजुअल्स के बीच में, बिजनेसेस के बीच में, है ना। इंडिविजुअल्स, स्टेट, बिजनेसेस के बीच में आपको इंटरमीडिएट का काम करते देखेंगे। और आप देखोगे लीगल प्रोफेशनल्स जो होते हैं ये आपको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। और लीगल मैटर्स में आप देखना क्लाइंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोर्ट्स में देखते हो कौन रिप्रेजेंट करता है क्लाइंट को, तो ये लीगल प्रोफेशनल्स। अच्छा बताओ मेरे को, कोर्ट में क्लाइंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, एडवोकेट्स। तो एडवोकेट्स कौन थे, लीगल प्रोफेशनल ही तो थे। तो लीगल प्रोफेशनल क्लाइंट को लीगल मैटर में भी रिप्रेजेंट करता है। और जस्टिस दिलाने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। कौन, ये लीगल प्रोफेशनल्स जो होते हैं। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और ये जो लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं, लीगल प्रोफेशनल्स जैसे देखो ये क्या करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं लॉ को, रेगुलेशंस को। और क्लाइंट को लीगल प्रोसीडिंग में भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो। और बहुत नोबल प्रोफेशन होता है, नोबलेस्ट प्रोफेशन, और सब वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन माना जाता है किसको भाई, ये लीगल प्रोफेशन को। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे, ये जो भी मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट लीगल प्रोफेशन का, ये जो लीगल प्रोफेशन आप देख रहे हो, मतलब ये एडवोकेट्स, बैरिस्टर, अटॉर्नी, सॉलिसिटर, ये सब जो लीगल आप देख रहे हो ना, ये सब लीगल प्रोफेशंस। अब हम लोग इसके डिटेल्ड में पढ़ेंगे, है ना। इसको हम लोग कैसे डेवलप्ड हुआ ये इंडिया में, उसको थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप प्लीज़ थोड़ा देर देखो, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप छोड़ देना इसको। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट। देखो लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना, लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट 4 फेज में होता है। लीगल प्रोफेशन इन एंशियंट इंडिया, लीगल प्रोफेशन इन मेडिवल इंडिया, लीगल प्रोफेशन इन ब्रिटिश इंडिया, एंड लीगल प्रोफेशन
इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये 4 फेज में हम लोग पढ़ेंगे लीगल प्रोफेशन को। और देखो, यदि पर्टिकुलर आपको एंशियंट देखना है या मिडिवल देखना है या ब्रिटिश इंडिया देखना है या फिर ये पढ़ देखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जाकर देख सकते हो जो भी आपको देखना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यदि आपको ये पता, मान लो मिडिवल पीरियड, और देखो एनीवे एंशियंट और मिडिवल पीरियड के बारे में 2-4 मिनट में ही कहानी खत्म हो जाएगी। इंपॉर्टेंट कहां से स्टार्ट होता है आपके लिए, यहां से ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के में बहुत ज़्यादा लीगल प्रोफेशन में डेवलपमेंट होता है। आज जो आप लीगल देख रहे हो, लीगल प्रोफेशन, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। ये एक मिनट, ब्रिटिश इंडिया मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था और जब क्राउन रूल हुआ, तो उस टाइम पे लीगल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आता है। आप उसको इसमें देख सकते हो, रेगुलेटिंग एक्ट, कॉर्नवालिस कोड, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ये सब जो चैटर और कुछ कुछ एक्ट आया था, इसमें क्या क्या लीगल प्रोफेशंस से रिलेटेड प्रोविजन था, क्या क्या उनसे रिलेटेड क्या क्या बातें थी, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आप क्या पढ़ोगे यहाँ पे, आप ये सब पढ़ने वाले हो। रेगुलेटिंग एक्ट में लीगल प्रोफेशन कैसा था, कॉर्नवालिस कोड जब आया उसमें लीगल प्रोफेशन कैसा था, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और मेडिएवल एंशियंट टाइम में लीगल प्रोफेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो था भी कि नहीं था, कैसा था, और किस तरह से उस टाइम पे लीगल प्रोफेशनल्स, आपने पढ़ा ना, लीगल प्रोफेशनल्स हेल्प करते थे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। तो हम लोग देखेंगे उस टाइम पे क्या कैसे सीन था। और फाइनली आज़ादी के बाद आज जो लीगल प्रोफेशन हमारे देश में रेगुलेट होता है, द एडवोकेट एक्ट्स 1961, इसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में यहाँ पे मैं इतना ही बताऊंगा जितना आपको काम हो, जैसे फीचर और फंक्शंस बताऊंगा और थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा। और इसके बारे में पूरा डिटेल्ड एक लेक्चर में लेके आऊंगा। आप यदि कमेंट सेक्शन में मुझे बोलोगे तो मैं एक डिटेल्ड लेक्चर इस पे ला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने बस इतना ही पढ़ाया है जितना से आपका काम हो जाए। और यहाँ बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स मैंने आपके लिए लगाया है, आप उसको देख सकते हो, अच्छा लगेगा आपको देख के। और ये लोग कौन है, ये लोग लीगल प्रोफेशनल्स हैं। चलो, अभी मैंने बता दिया आपको, ये तो ऑलरेडी मैंने भी बात करा है। लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट इंडिया में होता है, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 4 फेज में। कौन कौन सा लीगल प्रोफेशन, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हम लोग अभी बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीगल प्रोफेशन इन एंशिएंट इंडिया। अब देखो एंशिएंट इंडिया, आप आई होप हिस्ट्री पढ़े होगे थोड़ा बहुत भी, तो देखो अभी जस्ट कमेंट आया है वाईटी स्टूडियो, और आप कमेंट जब करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट करो, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो अब सब्सक्राइब करो चाहे नहीं करो, डजेंट मैटर, लेकिन आप कमेंट कर दो एक, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो सकता है करो। ठीक है, चलो, हाँ, एंशियंट इंडिया में लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। तो देखो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अभी एंशियंट इंडिया को ना मैंने 2 पीरियड में बांट दिया है। एक अर्ली पीरियड मतलब किंगशिप से पहले वाला पीरियड, जब क्या होता था, पीपल्स ग्रुप में रहते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पिक्चर्स देख रहे हो ना, पीपल्स ग्रुप में रहते थे और इनका जो हेड होता था, ठीक है, और इस ग्रुप का जो भी हेड होगा, या ट्राइब बोल लो आप, कोई लोग ऑफेंड मत हो जाना, मैंने ये जहाँ जितना भी पिक्चर्स मैंने लगाया है वो बस अब समझने के लिए लगाया है, आप उसको दिल पे ना ले लें। ठीक है, तो ये ग्रुप्स है, ये मान लो आप इसको ट्राइब भी मान सकते हो, और इनके ये हो गए हेड। ठीक है, तो जो ग्रुप्स होता था, जो ट्राइब्स होता था, अर्लियर पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ एंशियंट इंडिया में, तो उस टाइम पे जो हेड होते थे वो जस्टिस करते थे। ओपन स्काई में देख रहे हो, खुले मैदान में ये जस्टिस डिलीवर करते थे, ये जस्टिस करते थे, न्याय करते थे ये। ठीक है, और यहाँ पे मान लो किसी को आर्ग्यूमेंट करना है तो ओपन होगा। और इस टाइम पे अर्लियर पीरियड में कोई ऐसा, जैसे आज होते हैं देखते हो ना, लॉ के स्पेशलिस्ट, लॉयर, एडवोकेट्स ये होते हैं, बैरिस्टर्स होते हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता था, धर्मशास्त्र सारा कुछ चलता था। आप इसको आई होप समझ गए होगे। अब देखो किंगशिप पीरियड में क्या होने लगा, किंगशिप पीरियड टाइम में बेसिकली सोसाइटी स्टैब्लिश होने लगा। यहाँ पे तो ग्रुप होता था, ग्रुप का हेड होता था, ट्राइब होता था, लेकिन धीरे धीरे किंगडम स्टैब्लिश होने लगा, किंग होने लगा, सोसाइटी बड़ा होने लगा, समझ रहे हो। तो किंग बेसिकली किंगडम स्टैब्लिश होने लगा। जब किंगडम स्टैब्लिश होने लगा तो किंग का शासन चल, यहाँ पे आप पिक्चर्स देखना, अभी मैं ये पिक्चर को भी इलेबोरेट करूंगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा।
तो ऑब्वियसली किंगशिप के टाइम में जस्टिस कौन दे देंगे, आप इतना तो आपको पता ही हो गया। किंगशिप के टाइम के पीरियड में जो किंग होते हैं वो जस्टिस मतलब न्याय करते हैं। सिंपल देखो, ये मान लो किंग है तो ये जस्टिस देता होगा, है ना। और देखो इसको असिस्ट करने के लिए, ये फिर वही बात मैंने ये पिक्चर सब समझने के लिए लगाया, इनको असिस्ट करने के लिए, यहाँ पे देखो कुछ लोग है ना, किंग को एडवाइस करने के लिए, इनके ये क्या कहलाएंगे, काउंसिलर। ये किंग को एडवाइस करेंगे, देखो भैया आप यहाँ पे ये कर सकते हो। और इस टाइम पे किंगशिप पीरियड टाइम में जो किंग का कोर्ट होता था वो हाईएस्ट कोर्ट होता था, ठीक है। और ये जब यहाँ पे जस्टिस करते थे, किसके अकॉर्डिंग भी करते थे, कोई लॉ तो उस टाइम होता नहीं था। आज जैसे कि जस्टिस जो होता है किस पे होता है, लॉ पे होता है, लेकिन उस टाइम तो कुछ लॉ का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो जस्टिस किस पे होता था, धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग होता था और मोरालिटी के अकॉर्डिंग, ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो जस्टिस दिया जाता था किंग को, हेल्प करता था कौन, उसके जो काउंसिलर थे, मैंने आपको यह बताया, कुछ दिख रहे हो यहाँ पे 2-3 लोग दिख रहे हैं, ये बेसिकली किंग के काउंसिलर होते थे जो कि किंग को एडवाइस करते थे, ठीक है। और इस टाइम भी कोई ऐसा लॉयर या एडवोकेट वाला सीन नहीं था यहाँ पे। और ऐसा माना जाता, जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, तो उस टाइम ऐसा माना जाता था धर्म को बचाएंगे राजा, हमारे जो राजा होंगे वो धर्म को बचाएंगे। तो मतलब किंग इज द प्रोटेक्टर ऑफ, या ऐसे बोल सकते हो धर्म इज प्रोटेक्टेड बाय द किंग, है ना। और अब मान लो किंग को एडवाइस लेना है, तो एडवाइस किससे ले लेगा, आपसे लेगा, अरे भाई आपसे नहीं लेगा ना वो। उस टाइम पे भी देखना सबसे ज्यादा वैल्यूज, जब आप बचपन में चाणक्य का वो कहानी देखते होगे, चंद्रगुप्त मौर्य टाइम का भी देखते होगे, तो उस टाइम आप देखते होगे जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे वो चाणक्य से सब कुछ पूछते थे। और जो रिलीजियस हेड होते थे, रिलीजियस हेड, उससे ये लोग एडवाइस लेते थे। जब मान लो डिसीजन लेने में कोई दिक्कत हो रहा है तो इससे एडवाइस लेते थे। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एंशियंट टाइम के पीरियड में देयर वाज नो इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉयर्स, सिंपल, उस टाइम पे कोई लॉयर का इंस्टीट्यूशन नहीं था। और मान लो उस टाइम लॉयर का काम भी क्या है, जब जस्टिस होना है धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग, तो लॉयर का क्या काम है ना। तो जिनको धर्मशास्त्र का ज्ञान है, जो रिलीजियस हेड होते थे उनको ज्ञान होता था, जैसे कि पंडित तंडित टाइप जो भी लोग होते हैं उस टाइम पे, तो उनको ज्ञान होता होगा, तो उनसे पूछ के डिसीजंस लिया जाता होगा। आज के टाइम पे आप पंडित से पूछ के कर सकते हो नहीं, क्योंकि आज क्या लॉ है, आज तो धर्मशास्त्र गवर्न नहीं होते ना हम लोग, आज लॉ से हो रहे हैं, तो हम लोग को चाहिए लॉ का स्पेशलिस्ट, लॉयर। चलो, और हम लोग थोड़ा सा अब देख लेंगे, अब हम लोग देखेंगे लीगल प्रोफेशन इन मेडिएवल इंडिया। मेडिएवल इंडिया में लीगल प्रोफेशन का कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ। वीडियोस थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप यदि लास्ट तक देखोगे, आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आप लास्ट तक देखोगे पूरा समझ में आएगा। और लीगल हिस्ट्री मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। और पीडीएफ यदि चाहिए इस लेक्चर का, तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सर्च करो लॉयर प्रशांत, टेलीग्राम पे जाके मेरा चैनल मिल जाएगा, और चैनल पे जाके सर्च करो डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलो, मेडिएवल अब हम लोग पढ़ने वाले लीगल प्रोफेशन इन मेडिएवल इंडिया। मेडिएवल इंडिया में क्या सीन था लीगल प्रोफेशन का, ये देखेंगे। और जनरली हम लोग बेसिकली बात करेंगे मुस्लिम्स पीरियड के बारे में, मतलब जब मुस्लिम्स का एडवेंट होता है इंडिया में, तब से बात करेंगे। और इस टाइम पे थोड़ा सा आप कह सकते हो लीगल प्रोफेशन डेवलप्ड हो चुका था, और एक जो लीगल प्रोफेशन का इंस्टीट्यूशन है, जैसे वकील, और यहाँ पे आ चुके थे। और अभी मैं आगे जब आपको डिस्कस करूंगा, तो मुस्लिम्स पीरियड में क्या होता था, इस टाइम में भी राजा ही हेड होते थे, राजा के द्वारा ही जस्टिस डिलीवरी होता था। ये जो आप राजा देख रहे हो ना, राजा के द्वारा ही जस्टिस डिलीवरी होता था। लेकिन यहां पे क्या सीन था, ये जो राजा जस्टिस डिलीवरी करते थे ना, ये जैसे मान लो जो भी केस लेके आया है राजा की कोर्ट में, उसको राजा क्या बोलते थे, ठीक है भैया देखो तुम लिटिगेंट हो, आप क्या कर सकते हो, आपको यदि नहीं ज़्यादा इस्लामिक लॉ का ज्ञान है, तो आप अपने लिए एक लिटिगेशन अपॉइंट करवा सकते हो, एक इंसान अपॉइंट करवा सकते हो। मान लो कि मैं राजा के पास गया और मैं राजा को बोलूँगा कि साहब देखो ऐसा ऐसा है, तो राजा बोलेगा आपको एक मतलब आपके लिए एक वकील अपॉइंट मैं कर देता हूँ, और जो मेरा डिफेंडेंट होगा उसको भी बोला जाएगा आपके लिए मैं एक वकील अपॉइंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज के लिए मेडिवल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम्स पीरियड में दोनों पार्टीज के लिए वकील का अपॉइंटमेंट होने का सिस्टम स्टार्ट हो गया। वकील का अपॉइंटमेंट होने का सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो वकील क्या एक्ट करेगा, एज ए एजेंट का काम करेगा। तो मेडिवल इंडिया में वकील एक्ट करता था एज ए एजेंट का।
ठीक है, आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वकील का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया भाई? तो ये मुगल्स के द्वारा करा गया। अब ध्यान रखिएगा, मुगल्स के द्वारा करा गया। और इस टाइम पे जो लीगल प्रैक्टिशनर्स होते थे मेडिवल इंडिया में, तो जैसे हिंदू लॉ का जिनको ज्ञान होगा, है ना, देखो यहां भी लॉ है, लॉ को जो प्रैक्टिस करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिशनर या लीगल प्रोफेशनल्स। तो हिंदू लॉ को जो प्रैक्टिस करेगा उसको क्या बोलते थे हम लोग? पंडित। तो एक लीगल प्रोफेशनल्स हम लोग को दिख गया, मेडिवल इंडिया में पंडित होते थे। और इस्लामिक लॉ को जो प्रैक्टिस करता था उसको हम लोग बोलते थे काजी और मुफ्ती। तो काजी और मुफ्ती भी क्या हो गया भाई? लीगल प्रोफेशनल्स बोल सकते हो आप इसको, या फिर लीगल प्रैक्टिशनर। तो आपने देख लिया लीगल प्रोफेशन इन मेडिएवल इंडिया। अब हम लोग चलेंगे लीगल प्रोफेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश के आने के बाद का सीन। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां से ही है। और आज जो लीगल प्रोफेशन आप देख रहे हो, लीगल प्रोफेशन के एरिया में सबसे पहली बार कदम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के बाद ही समझो रखा गया लीगल प्रोफेशन के दुनिया में कदम। खैर कैसे क्या हुआ अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लीगल प्रोफेशन इन ब्रिटिश इंडिया। देखो लीगल प्रोफेशन की तरह आप जो बोलोगे, लीगल प्रोफेशन जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है ना इंडिया में, लीगल प्रोफेशन जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ वो कब हुआ? आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया, और इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट में ही प्रोविजन था किसका भाई? चार्टर का, है ना, चार्टर ऑफ 1774। जैसे चार्टर ऑफ 1774 आया, और ये चार्टर से किसका अपॉइंटमेंट हो गया भाई? सॉरी, किसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया? सुप्रीम कोर्ट का। थोड़ा सुनो मेरी बात को, रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ ना इस रेगुलेटिंग एक्ट के आने से, सुप्रीम कोर्ट तो बन गया भाई। अब सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट जब हुआ, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया। अब देखो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ, लेकिन आपसे कोई पूछे तो रेगुलेटिंग एक्ट मत बोल देना। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है किससे भाई? सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ चार्टर एक्ट से, ठीक है, चार्टर ऑफ 1774, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, और ये चार्टर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि आप, सुप्रीम कोर्ट आपको ये इंपावर करा जाता है कि आप एडवोकेट्स और अटॉर्नी को आप इनरोल कर सकते हो। सुनो मेरी बात को फिर से, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे दिया जाता है, देखो भैया तुम क्या कर सकते हो? तुम एडवोकेट्स और अटॉर्नी को इनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में पावर तो मिल गया, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है भाई? एडवोकेट्स और अटॉर्नी दोनों को, एडवोकेट्स और अटॉर्नी को इनरोल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये दोनों जाके वहां पे क्या करेंगे? झाल बजाएंगे, ताली बजाएंगे, है ना भाई। वहां पे जाके ये लोग क्या करेंगे? ये लोग लॉ को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये लोग जाके लॉ को प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे, सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे तो इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है भाई? इन लोगों को रिमूव भी कर सकता है, रिजनेबल कॉस्ट दे करके रिमूव भी करा जा सकता था इनको। जैसे इनको इनरोल कर सकते हैं वैसे ही इनको रिमूव भी कर सकते हैं। अब सवाल है ये लोग क्या करेंगे भाई? कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे ना। ये लोग कोर्ट में जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे? बेसिकली अपेयर होंगे, प्लीड करेंगे, शूटर के बिहाफ में जाके कोर्ट में प्लीड करेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे भाई? यही सब चीजें तो लिखा हुआ। अब सवाल है सर, एडवोकेट कौन बन सकता था सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स कौन बन सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश और एरिस बैरिस्टर बन सकते हैं। देखो इंग्लिश और एरिस मतलब इंग्लैंड का और आयरलैंड का जो बैरिस्टर है वो एडवोकेट्स बन सकता है, और स्कॉटलैंड में जो फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स है उसके मेंबर भी एडवोकेट्स एंड अटॉर्नी बन सकते हैं। कहां पे भाई? सुप्रीम कोर्ट में। तो पहली बार लीगल प्रोफेशन को ऑर्गेनाइज करा गया, पहला स्टेप यही था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। चलो, ये जो सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, कहां का सुप्रीम कोर्ट है ये भाई? कलकत्ता का। देखो यहां पे मैं इसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिटेल में तो बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो।
तो यहां से हम लोग देखे, और ये जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ, नहीं यहां मेरे पिक्चर के नीचे देखो, ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ, ये बेसिकली कौन सा कोर्ट था? क्राउन कोर्ट था, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश राजा का ये कोर्ट था, समझ रहे हो? और यहां पे इंडिया में रूल कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना अलग कोर्ट होता था, उसको हम लोग बोलते हैं सदर दीवानी अदालत, और क्रिमिनल के लिए होता था सदर निजामत अदालत, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था मुफस्सिल दीवानी अदालत सिविल के लिए, और क्रिमिनल के लिए होता था मुफस्सिल निजामत अदालत। ये आपको मोटा मोटी पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए। क्राउन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और कंपनी कोर्ट सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत, मुफस्सिल दीवानी अदालत एंड मुफस्सिल निजामत अदालत, ठीक है। तो जैसे ये सुप्रीम कोर्ट को पावर था कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा ही सेम पावर बाद में बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट बना और मद्रास में भी बना, यही सेम चीज वहां भी ट्रांसफर हो गया, समझ लो। यही सेम पावर एडवोकेट्स, ये कहां गया भाई, एडवोकेट्स और अटॉर्नी के अपॉइंटमेंट के लिए, एनरोलमेंट के लिए, यही सेम पावर मद्रास एंड बॉम्बे को भी दे दिया गया। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम ना होगा। अब सवाल है सर, आप तो यहां पे सिर्फ बात कर रहे हो इंग्लिश और एरिश लोगों की बात कर रहे हो, इंडियंस को क्या कोई राइट था कि नहीं? कोर्ट में इंडियंस जाके प्लीड कर सकते कि नहीं? देखो, एक तो पहली बात, ये जो कोर्ट था ये किसके लिए था? ब्रिटिश के लिए था, और कलकत्ता में सिर्फ ये कोर्ट था। एनीवे इंडियंस को तो मिला ही नहीं होगा। खैर, तो मैं आपको बता देता हूं, इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और आपने देखा कैसे कैसे यहाँ पे लीगल प्रोफेशनल्स का एनरोलमेंट हुआ। और आपको मैं बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट में कोई राइट नहीं था, इंडियन लॉयर्स को कोई राइट नहीं था अपेयर होने का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में इंडियंस लॉयर अपेयर्ड नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे लास्ट में मैंने लिख भी दिया है, इंडियन लॉयर हैड नो राइट टू अपेयर बिफोर दी कोर्ट। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। कहां का भाई? कलकत्ता का, बॉम्बे का एंड मद्रास का। चलो, तो आपने देख लिया रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद लीगल प्रोफेशन में कैसे चेंजेस हुआ, आपने ये देख लिया। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद कॉर्नवेलिस कोड में, ठीक है। जुडिशियल प्लान आपको याद होगा, कॉर्नवेलिस के द्वारा लाया गया था 1793 में, 3 जुडिशियल प्लान के द्वारा लाया गया था। खैर, हम लोग आज बात करेंगे 1793 वाला, ठीक है। इसको 2-3 नाम से बोला जाता है, जुडिशियल प्लान ऑफ 1793, या कॉर्नवेलिस कोड ऑफ 1793, या फिर जुडिशियल प्लान ऑफ कॉर्नवेलिस, या कॉर्नवेलिस जुडिशियल प्लान ऑफ 1793, कुछ भी बोलो, आप कोई दिक्कत नहीं है। और लीगल प्रोफेशन का जो एक तरह से बोलते हैं हम लोग बिगिनिंग होना यहीं से होता है, ये कॉर्नवेलिस कोड से, ठीक है। फर्स्ट टाइम लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड किसी चार्टर और किसी रेगुलेशन में इतना ज्यादा डिटेल्ड में आया था, ठीक है। चलो देखो, अभी मैंने आपको 2 चीज बताई थी ना, 2 कोर्ट, क्राउन कोर्ट और कंपनी कोर्ट। तो यहां पे जो आप देखोगे प्रोविजन ना, ये आने के बाद कंपनी कोर्ट में, ये आने के बाद ना लीगल प्रोफेशन किससे रिलेटेड भाई? लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन था, कौन सा कोर्ट से? कंपनी कोर्ट। कंपनी कोर्ट में मैंने बताया ना, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, मैंने बताया ना आपको। और क्राउन कोर्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इसमें कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन 1773 वाले जुडिशियल प्लान के बाद जो चार्टर आया था उसमें था, वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं ये कॉर्नवेलिस का जो कोड था, जुडिशियल प्लान जो था, इसका जो रेगुलेशन 7 है, आप ये बोल सकते हो आर्टिकल 7 में, ये जो आप सदर दीवानी अदालत देखें ना, यहाँ पे सदर दीवानी अदालत, यहाँ पे देखो सदर दीवानी अदालत को रेगुलेशन 7 या बोलो आर्टिकल 7 ये पावर देता है कि आप कंपनी कोर्ट में आप प्लीडर को इनरोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? प्लीडर को इनरोल कर सकते हो कंपनी कोर्ट में।
आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, यदि मैं चाहता हूं कि कंपनी कोर्ट में ज्वाइन करना है मेरे को, कोई पर्सन यदि चाहता है लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सदर दीवानी अदालत से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और आपको पता है इस टाइम पे सबसे बड़ा कोर्ट कंपनी कोर्ट में कौन सा कोर्ट था, सदर दीवानी अदालत। ठीक है, और 7 इसको पावर भी दे देता है सदर दीवानी अदालत को कि आप प्लीडर को इनरोल कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो पर्सन, यदि कोई पर्सन लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, लाइसेंस लेना पड़ेगा। किससे, सदर दीवानी अदालत से। चलो ठीक है, लाइसेंस भी ले लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। अब एक सवाल ये आता है कि अब बताओ सर कि ये मान लो कि प्लीडर बनना है सदर दीवानी अदालत में, सदर दीवानी अदालत में मान लो कि हम लोग को उस टाइम पे इंडिया में लीगल प्रोफेशन को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन सबसे बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। सबसे पहले आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, गुड कैरेक्टर। कैसा होना चाहिए भाई, गुड कैरेक्टर। दूसरा कि आपको पर्शिया का, इंग्लिश का और बांग्ला का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए। यदि आप ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, ये सब क्राइटेरिया आप यदि फुलफिल करते हो तो आप बन सकते हो, आप लीगल प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हो। ये सब क्राइटेरिया चाहिए, ये सब क्राइटेरिया फुलफिल कर लो। उसके बाद आप ओथ ले लो कि मैं यहाँ पे बहुत ऑनेस्टली काम करूंगा, ये ओथ आपको लेना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी रेगुलेट, ये जो आप देख रहे हो कॉर्नवालिस कोड, इसी कॉर्नवालिस कोड में एक लीगल प्रैक्टिस, अब इसमें जो लीगल, देखो ये क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन यदि आपके पास तो आप क्या कहलाओगे यहाँ पे, लीगल प्रैक्टिशनर। जो लॉ को प्रैक्टिस करता है उसको क्या बोलते हैं, लीगल प्रोफेशनल्स बोल सकते हो या बोल सकते हो लीगल प्रैक्टिशनर। यहां पे जो लीगल प्रैक्टिशनर्स थे उसको हम लोग बोलते थे वकील्स। ये क्वालिफिकेशन यदि आपके पास आ गया तो उसके बाद आप क्या बन सकते हो भाई, वकील बन सकते हो। क्या बन सकते हो, वकील बन सकते हो और प्लीडर बन सकते हो। कौन सा कोर्ट में, कंपनी कोर्ट में। कौन सा कोर्ट में, कंपनी कोर्ट में। चलो, तो हम लोग देखते हैं लीगल प्रैक्टिशनर वाज कॉल्ड वकील्स। तो अब हम लोग देखेंगे वकील जो होंगे उनको क्या करना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फीस ले लेना है। आपने पढ़ा था ना कौन सा कोड, कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड में जो प्रिस्क्राइब करा गया कि इतना फी लेना है तो उतना ही फी आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी फी ले लो, आप वकील हो तो कुछ भी फी ले लोगे, नहीं। आपको फी कैसा चार्ज करना है, मॉडरेट फी। तो देख रहे हो ये जो सबसे पहली बार अभी तक टिल नाउ 1793 तक, 1793 तक देख रहे हो, ये पहला ऐसा आप बोल सकते हो चार्टर या एक्ट बोल सकते हो जहां पे लीगल प्रोफेशनल से रिलेटेड, लीगल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड, लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन था। और इसी में ये भी प्रोविजन था कि वकील्स मॉडरेट फी चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी चार्ज कर लेंगे। ठीक है, कोर्ट में जितना प्रिस्क्राइब किया हुआ है उतना ही चार्ज करेंगे। और यदि सदर दीवानी अदालत को कोई वकील ऐसा दिख गया जो कि मिसकंडक्ट कर रहा है तो उसको, या फिर चार्ज बहुत ज्यादा कर रहा है फी, तो उसको डिसमिस भी कर सकते थे सदर दीवानी अदालत। क्यों, क्योंकि अब मैंने बताया ना आपको, ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता था। कंपनी कोर्ट में हाईएस्ट कोर्ट होता था सदर दीवानी अदालत। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये तो आप समझ गए प्राइवेट लोगों के लिए। और इस टाइम पे कुछ गवर्नमेंट स्प्लिटर को भी अपॉइंट करा गया था, कुछ गवर्नमेंट स्प्लिटर्स को भी अपॉइंट करा गया था। देख रहे हो, जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना गवर्नमेंट स्प्लिटर्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और ये कॉन्सेप्ट पहली बार इधर में ही आया था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो आज के टाइम पे, सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था, कॉर्नवालिस कोड में ही। कॉर्नवालिस कोड में ही ये प्रोविजन था। खैर ठीक है, तो बहुत सारा कुछ गवर्नमेंट स्प्लिटर्स को भी अपॉइंट करा गया। द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वॉज ऑल्सो रिकमेंड अंडर दिस कोड ऑफ 1793 की मैंने बता ही रखा आपको। अब देखो कोड ऑफ 1793 के बाद अब यहाँ से कॉर्नवालिस चले जाते हैं, और कॉर्नवालिस उस टाइम गवर्नर थे ना, कॉर्नवालिस यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे गवर्नर बनते हैं लॉर्ड हेस्टिंग फ्रांसिस। अब इनके टाइम पे भी थोड़ा सा डेवलपमेंट क्या होता है, लीगल प्रोफेशन को रिऑर्गेनाइज करा जाता है। कैसे क्या करा जाता है, सदर दीवानी अदालत वाज ऑथराइज्ड टू इनरोल प्लीडर फॉर देयर कंपनी कोर्ट एज वेल। उसके बाद देखोगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या करा जाता है, 1833 में अब से ये जो लीगल प्रोफेशन है अब से सबके लिए ओपन कर दिया जाता है।
अब इसमें जो इंडियंस पीपल है, जो नेटिव है, कंपनी के कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब से कब से भाई? 1833 के बाद से। देख लो, अभी इससे पहले तक इंडियंस के पास कोई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का राइट नहीं था, लेकिन 1833 में इंडियंस को, मतलब नेटिव्स को, ये राइट मिल जाता है। नेटिव्स को भी अलाउ कर दिया जाता है कि आप कंपनी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पावर नहीं मिला है, ठीक है ना? अभी किस में मिला है? सिर्फ कंपनी कोर्ट में। चलो, अब हम लोग देखेंगे लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1853। आपको आई होप याद होगा कंपनी कोड और क्राउन कोड। बार बार मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, और यदि आपको समझ में आ रहा है और आप यहां तक भी देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट करो, है ना? देखो, यहां तक हम लोग देख लिए। अब एक बात देखो, बताओ मेरे को, सुप्रीम कोर्ट में कौन होते थे? आपको याद होगा ना? आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में होते थे अटॉर्नी और एडवोकेट्स। और ये सिर्फ कहां पे प्रैक्टिस करते थे? सुप्रीम कोर्ट में। ये इधर नहीं करते थे, कंपनी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते थे, ठीक है? लेकिन लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1853 जब आता है, ये ऑथराइज कर देता है अटॉर्नी। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पे मैं हाइलाइटर ले लेता हूं। अटॉर्नी और ये जो एडवोकेट्स हैं, इनको ये लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1853 ऑथराइज कर देता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कहां पे भाई? कंपनी कोर्ट में। मतलब ये सदर दीवानी अदालत, सदर मुफस्सिल दीवानी अदालत, ये सब में आप, खैर सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुफस्सिल क्यों ही जाएंगे, लेकिन आप सदर दीवानी अदालत में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? 1853 लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के बाद बैरिस्टर, ये जो मतलब एडवोकेट्स और अटॉर्नी है, इनको ऑथराइज कर दिया जाता है कि अब से आप सदर दीवानी अदालत में भी, मतलब कंपनी के कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई दिक्कत है यहां तक? लेकिन अभी भी इंडियंस को देखो, यहां पे क्या है लिखा हुआ है, इंडियंस लीगल प्रैक्टिशनर जो भी थे, अभी भी इनको अलाउ नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। इंडियंस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब क्राउन का कोर्ट में, जो किंग का कोर्ट है, उसमें प्रैक्टिस इंडियंस नहीं कर सकते। लेकिन आप कंपनी कोर्ट में, तो आपको पहले ही पढ़े थे ना 1833 में। देखो यहां पे तो आप पहले ही पढ़ के रखे हो 1833 में। अब से ये इंडियंस पीपल कंपनी कोर्ट में, ये कंपनी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये एक्ट आने के बाद भी, 1853 का एक्ट आने के बाद भी, क्राउन के कोर्ट में इंडियंस को परमिशन नहीं मिलता है। क्या चीज करने का भाई? प्रैक्टिस करने का, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो, यहां तक यदि आपने पढ़ लिया तो अब हम लोग थोड़े से अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। और यहां पे जितना मैंने आपको जितना टॉपिक आपको पढ़ाया है, हर एक टॉपिक पे डिटेल वीडियोस चैनल पे अवेलेबल, आप जाके पढ़ सकते हो। एग्जांपल मैं यहां आपको देता हूं, ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, इस पे भी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। देखो, ये एक्ट आने से पहले, 1861 आने से पहले क्या दिक्कत था? इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था इसमें। दो दो कोर्ट चल रहा है, हायर लेवल का दो दो कोर्ट है ना? सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी अदालत, दोनों में अपील जाता है। तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम इंडिया में। तो ये एक्ट आने के बाद क्या करा जाता है? ये एक्ट आने के बाद दोनों को एक कर दिया जाएगा। इन दोनों को मिला करके, इन दोनों, क्राउन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी अदालत, दोनों में क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि कहां जाए, क्या करे लोग। डिटेल में पढ़ना है तो ये जाके आप पढ़ो, मैं बस थोड़ा सा बताता हूं। प्रॉब्लम ये था कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था, जिसकी वजह से ये एक्ट आता है, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, और क्या करा जाता है? हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट करा जाता है। अब से ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, और इन दोनों को ही बना दिया जाता है हाई कोर्ट।
आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोई पूछे हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कौन सा एक्ट से हुआ है, तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। चलो ये तो आपने पढ़ लिया इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट के बारे में। तो सर इसमें लीगल प्रोफेशनल्स के बारे में बताओ ना, लीगल प्रोफेशन के बारे में बताओ ना आप। चलो ठीक है, देखो लीगल प्रोफेशन के बारे में बता रहा हूं भाई, अब यहां पे है आपके लिए ही। तो हाई कोर्ट को एम्पावर करा गया इस एक्ट से, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट से हाई कोर्ट को एम्पावर करा गया कि आप एडवोकेट्स को, वकील को, अटॉर्नी को आप एडमिट कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो, ठीक है। हाई कोर्ट्स को ये एम्पावर करा गया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 से कि भैया आप एडवोकेट्स को, वकील को, अटॉर्नी को हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, प्लीड करने के लिए एडमिट कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। अब करना ही पड़ेगा ना। चलो क्लियर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1879। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1879। अब ये जो एक्ट लाया गया, इससे क्या क्या लीगल प्रोफेशन में डेवलपमेंट हुआ और ये देखेंगे हम लोग। देखो ये जो एक्ट लाया गया, सबसे पहले देखो ये एक्ट लाने के पीछे इंटेंशन क्या था। ये एक्ट लाने के पीछे इंटेंशन था, उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया का जो लीगल प्रोफेशन है उसको अमेंड करना, उसमें कुछ सुधार करना है और उसको कंसोलिडेट करना है और उसको रेगुलेट करना है। तो बेसिकली ये एक्ट लाया गया था लीगल प्रोफेशन को अमेंड करने के लिए, कंसोलिडेट और रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। तो हम लोग देखते हैं उस टाइम पे चार्टर हाई कोर्ट का क्या मतलब हो भाई, जो कि क्राउन के चार्टर के द्वारा जिस हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ना, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, है ना। तो ये सब हाई कोर्ट का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था चार्टर से। तो इसलिए इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, ये हाई कोर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्टर हाई कोर्ट्स। तो हम लोग देखेंगे चार्टर हाई कोर्ट्स में, अच्छा ये चार्टर हाई कोर्ट्स है तो कुछ दो तीन आप हाई कोर्ट्स देखो, जैसे हाई कोर्ट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट। तो ये चार्टर के द्वारा, क्राउन के चार्टर के द्वारा एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था, तो इसलिए हम लोग उस हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं भाई, नॉन चार्टर हाई कोर्ट। तो हम लोग पहले देखेंगे ये जो चार्टर हाई कोर्ट है, इस चार्टर हाई कोर्ट में लीगल प्रैक्टिशनर्स को देखेंगे, लीगल प्रोफेशनल्स को देखेंगे, लीगल प्रोफेशन को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लीगल प्रैक्टिशनर्स चार्टर हाई कोर्ट में क्या सीन था ये देखेंगे हम लोग, ठीक है भाई। चलो अब 3 कैटेगरीज में डाला गया था हाई कोर्ट। किधर गया भाई, हाँ इधर आ जाओ, चलो रेड पेन। देखो हाई कोर्ट जो है ना, लीगल प्रैक्टिशनर को तीन, देखो यहां पे देखो उस टाइम पे 3 कैटेगरीज में लीगल प्रैक्टिशनर्स थे, 3 कैटेगरीज में लीगल प्रैक्टिशनर थे जिसको हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज करता था। कौन कौन सा भाई, तो वो हो गया आपका अटॉर्नी, एडवोकेट्स एंड वकील। तो ये 3 कैटेगरी का लीगल प्रैक्टिशनर्स को उस टाइम पे हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज करता था। अब हम लोग देखते हैं कि मान लो आपको अटॉर्नी बनना है, तो क्या सीन है भाई, अटॉर्नी कौन बन सकता है, एडवोकेट्स कौन बन सकता है, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। कहां पे, चार्टर हाई कोर्ट में। चार्टर हाई कोर्ट, चार्टर हाई कोर्ट कौन कौन थे, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एंड कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है। इसमें आपको यदि सबसे पहले देख ले हम लोग तो हाँ यहां पे देखो, अब एडवोकेट बनना भाई आपको, तो एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले आपको बैरिस्टर, इंग्लैंड या फिर आयरलैंड में आप बैरिस्टर हो, या फिर फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स में आप मेंबर हो, तो आप बन सकते हो अटॉर्नी, ठीक है भाई। उसके बाद है, देखो क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अलावा अदर हाई कोर्ट में यदि आपको अटॉर्नी बनना है, तो आप यदि नॉन बैरिस्टर हो तो भी आप इनरोल हो सकते हो एज एडवोकेट। फिर से सुनना मेरी बातों को, यदि आपको एडवोकेट बनना है, मान लो पटना हाई कोर्ट में, तो आपने तो पहले पढ़ा है, सॉरी ये रेजर किधर गया भाई, चार्टर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं ना हम लोग। कलकत्ता के अलावा मान लो कि तो आपको बॉम्बे या फिर मद्रास, बॉम्बे या मद्रास हाई कोर्ट में आपको बनना है एडवोकेट,
तो यदि आप बैरिस्टर नहीं भी हो, आप यदि बैरिस्टर नहीं भी हो तो भी आप एडवोकेट्स बन सकते हो। लेकिन यदि आपको कलकत्ता हाई कोर्ट में यदि आपको एडवोकेट बनना है तो आपको भैया आपको बैरिस्टर ऑफ इंग्लैंड या फिर बैरिस्टर ऑफ आयरलैंड होना पड़ेगा, या फिर आप स्कॉटलैंड में फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स के मेंबर हो तो ही आप बन सकते हो। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। और नॉन सॉरी अभी अभी चार्टर हाई कोर्ट पे रहता है। तो यदि आप चार्टर हाई कोर्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लॉ ग्रेजुएट जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से जो लॉ ग्रेजुएट है वो भी इनरोल हो सकते हैं एज ए एडवोकेट्स इन द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। उसके बाद है, और देखो यहाँ पे जो आप अटॉर्नी देख रहे हो ना, सबसे फर्स्ट में अटॉर्नी हाईएस्ट कैडर होता था लीगल प्रोफेशन में। चार्टर हाई कोर्ट में भाई हाईएस्ट कैडर किसका होता था? अटॉर्नी का। ठीक है भाई, अटॉर्नी का। रेड पेन। अब देखो, अब जो पर्सन इंडियन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी से लॉ का डिग्री लिया है तो वो क्या क्या बन सकता है भाई? तो वो वकील बन सकता है। वो क्या बन सकता है? दोज पर्सन हु टेक द लॉ डिग्री फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी एंड, और वो सारा कंडीशन को, एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है तो वो क्या बन सकता है? वकील से। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लीगल प्रैक्टिशनर इन नॉन चार्टर हाई कोर्ट। लीगल प्रैक्टिशनर इन नॉन चार्टर हाई कोर्ट। अब अभी जस्ट देखे नॉन चार्टर हाई कोर्ट भाई वैसा हाई कोर्ट जैसे पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है, ये जो हाई कोर्ट्स है ये हाई कोर्ट्स नॉन चार्टर हाई कोर्ट्स थे। अब इसमें यदि आपको लीगल प्रैक्टिशनर बनना है, और इसमें लीगल प्रैक्टिशनर मतलब नॉन चार्टर हाई कोर्ट में जो लीगल प्रैक्टिशनर थे उनको भी 3 कैटेगरीज में रखा गया था, एडवोकेट्स, प्लीडर्स और मुख्तार। ठीक है, अब देखो यदि किसी को एडवोकेट्स बनना है तो उसको बैरिस्टर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा भाई? एडवोकेट बनने के लिए सबसे नेसेसरी क्या है? आपको भैया बैरिस्टर होना पड़ेगा। और इंडियन लॉयर्स जो है वो प्लीडर और मुख्तार बन सकते थे। ठीक है, इंडियन देखो यहां पर लिखा हुआ भी है ना भाई, इंडियन लॉयर वेयर कॉल्ड प्लीडर एंड मुख्तार। इंडियन लॉयर को हम लोग क्या बोलते थे? प्लीडर एंड मुख्तार। ये लोग देखो नॉन चार्टर हाईकोर्ट में तो प्रैक्टिस कर ही सकते थे, साथ साथ जो सब ऑर्डिनेट कोर्स थे वहां भी प्रैक्टिस कर सकते थे। अब देखो, अब इनसे रिलेटेड प्लीडर और मुख्तार से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा? इनके इनरोलमेंट से रिलेटेड रूल्स आप खुद समझ रहे होगे। इससे रिलेटेड भाई कौन बनाएगा? हाई कोर्ट ही तो बनाएगा। तो इनसे रिलेटेड देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, द रूल्स एंड रेगुलेशन etc फॉर इनरोलमेंट एज प्लीडर और मुख्तार वेयर लेड डाउन बाय द हाई कोर्ट्स। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन बार कमेटी 1923। अब थोड़ा सा हम लोग बार कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन बार कमेटी 1923। देखो, इंडियन बार कमेटी मतलब बेसिकली इंडियन बार के बनाने, आज जो बार काउंसिल देख रहे हो ना वो बार काउंसिल। बार बनाने का जो आइडिया है, सबसे पहले रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया था? एक हमारे देश में इलाहाबाद से लॉयर थे, उनका नाम था मुंशी ईश्वर शरण। ठीक है, मुंशी ईश्वर शरण 1921 में ये एक रिकमेंडेशन देते हैं कि इंडियन बार भी होना चाहिए, इंडियन बार होना चाहिए। बेसिकली इंडिया के लिए एक बार काउंसिल होना चाहिए, ये इनका कहना था। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन देते हैं। और उस टाइम पे 1923 में, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? एक इंडियन बार कमेटी अपॉइंट करता है। क्या करता है भाई? ये जो रिकमेंडेशन देते हैं उसके बाद गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई एक इंडियंस के लिए बार होना चाहिए। तो
इसके लिए एक इंडियन बार कमेटी का अपॉइंटमेंट होता है, और जैसे आप कमेटी की बात करते हो तो उसमें एक कोई चेयरमैन होंगे, है ना। तो उसके चेयरमैन थे एडवर्ड चैमियर, इसलिए हम लोग इसको चैमियर कमेटी भी बोलते हैं। अब सवाल है सर, ये जो कमेटी बन गया, चलो इसमें ये जो कमेटी बन गया, ये कमेटी को बोलेंगे हम लोग इंडियन बार कमेटी। अब ये इंडियन बार कमेटी क्यों बनाया गया है? ये इंडियन बार कमेटी इसलिए बनाया गया है, इनका प्राइमरी फोकस क्या होगा, इनका ब्लैक पेन, इनका प्राइमरी फोकस होगा लीगल प्रोफेशन। ठीक है, लीगल प्रोफेशन में जो भी दिक्कतें हैं उसको कैसे ठीक करा जा सकता है, इसीलिए ये बार कमेटी बनाया गया। और ये बार कमेटी बना के देखो, यहाँ पे इनका प्राइमरी फोकस क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ इनका प्राइमरी फोकस क्या था कमेटी का, कि जो डिस्टिंक्शन है किसके बीच में, बैरिस्टर और वकील्स के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करा जाए, उनके बीच में जो ये डिस्टिंक्शन है ना उसको रिमूव करा जाए, इसीलिए कमेटी बनाया गया। प्राइमरी काम क्या था इस कमेटी का, कि देखो भैया आपको ये बताना है कि बैरिस्टर और वकील में जो इतना डिस्टिंक्शन है इसको कैसे खत्म करा जा सकता है, ये आप बताओ। इसके लिए ये कमेटी को भाई गठित करा गया है। अब ये कमेटी जो है, ये जो इंडियन बार कमेटी है 1923, अब देखते हैं इनके द्वारा बन तो गया, अभी क्या रिकमेंडेशन देते हैं हम लोग, अब इसको देखेंगे। ठीक है, अब इनके द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशन होता है वो देखेंगे। सबसे पहले ये बोलते हैं एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए, और सारा हाई कोर्ट उसको अडॉप्ट करे, सारा इंडिया में जो उस टाइम पे जितना हाई कोर्ट है, चार्टर नॉन चार्टर हाई कोर्ट है, सब उसको अडॉप्ट करे। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए जो कि सारा हाई कोर्ट्स अडॉप्ट करे। और ये किसकी बात करते थे उस टाइम पे, आपने देखा ना बहुत सारा लीगल प्रैक्टिशनर में कैडर होता था, क्या क्या, एडवोकेट्स, अटॉर्नी, है ना, वकील्स, मुख्तार और प्लीडर। अब देखो कितना सारा कैडर है ना, ये सब तो लीगल प्रैक्टिशनर ही है भाई, लेकिन कितना सारा इसमें कैडर है। और ये कमिटी क्या बोला, इतना सारा जो कैडर है, ये इतना सारा जो कैडर है इसको क्या करो भाई, खत्म करो, इतना सारा जो कैडर है इसको खत्म करो, और सिर्फ एक कैडर आने दो, और वो कौन सा, एडवोकेट का। कौन सा, एक कैडर आने दो, एक कैडर ये एडवोकेट सिर्फ रहने दो। ठीक है, और अब जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में कौन प्रैक्टिस कर सकता है, सिर्फ ओनली एडवोकेट। ये सब रिकमेंडेशन है ये इंडियन बार कमेटी का। ठीक है, इंडियन बार कमेटी के हाई कोर्ट में अब सिर्फ कौन प्रैक्टिस कर सकता है, एडवोकेट, ऐसा इनका रिकमेंडेशन था। और ये जो वकील है, बैरिस्टर है, प्लीडर है, इसको क्या कर दो भाई, खत्म कर दो। और एक मान लो किसी एक हाई कोर्ट में कोई एडवोकेट प्रैक्टिस करता है तो वो दूसरे हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। ये किनके द्वारा रिकमेंडेशन आया भाई, इस कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन आया। ठीक है भाई, ये कमेटी के द्वारा। चलो रिकमेंडेशन भी आ गया है, कमेटी सेटअप हो गया है, तो अब हम लोग देखते हैं ये जो कमेटी था ना, इतना कुछ था, उनके द्वारा सजेशन रिकमेंडेशन जो आया आपने उसको देखा। अब इनके द्वारा एक सजेशन और क्या था कि बार काउंसिल का फॉर्मेशन हो। क्या चीज का भाई फॉर्मेशन हो, बार काउंसिल का। सॉरी, ये कमेटी ये सजेस्ट करते हैं बार काउंसिल को ये पावर दे दो, आप पावर दे दो। अब सवाल है, चलो ठीक है पावर दे दो, तो किस चीज का पावर, तो उनको रूल्स बनाने का पावर दे दो। रूल्स बनाने का पावर दे दो तो किस मैटर में भाई, तो उनको दे दो एडवोकेट्स का एडमिशन वाले मैटर में और एडवोकेट्स का क्वालिफिकेशन वाले मैटर में। ठीक है, तो मतलब एडवोकेट्स का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे एडमिट करा जाएगा, कैसे इनरोल करा जाएगा, इस सबसे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेगा, ये सारा पावर किसको दे दो भाई, काउंसिल को। आज भी देखो ना हमारे देश में इन सबसे रिलेटेड कौन कानून बनाता है, बार काउंसिल ही तो बनाता है कि हाँ क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, एग्जाम इतना दिन होगा, जो भी है। तो इस तरह ये एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूं, ये कमेटी ये सजेस्ट करता है बार काउंसिल को आप पावर दे दो रूल्स बनाने का, है ना, रूल्स बनाने का पावर दे दो। किस चीज से रिलेटेड भाई, उनको रूल्स बनाने का पावर दे दो क्वालिफिकेशन में, एडवोकेट के एडमिशन में, है ना, उनसे रिलेटेड रूल्स बनाने का मतलब एडवोकेट्स कैसे इनरोल होंगे, एडवोकेट्स का क्वालिफिकेशन ऊपर नीचे कुछ करना है, तो इन सब से रिलेटेड आप रूल्स बनाने का पावर दे दो बार काउंसिल को। और बार काउंसिल को ये तो पावर दे ही दो, साथ साथ आप बार काउंसिल को
लीगल एजुकेशन से रिलेटेड, प्रोफेशनल, अब जो एडवोकेट्स का डिसिप्लिन है, प्रोफेशनल कंडक्ट है, मिस बिहेवियर, इस सब से रिलेटेड भी पावर आप दे दो किसको, बार काउंसिल को, ठीक है, वो देखेगी। अब हम लोग देखेंगे इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926, देखो चैम्बियर कमिटी के तरफ से रिकमेंडेशन, अभी आपने इतना सारा रिकमेंडेशन देखा ना, इतना सारा देख लिया ना। इंडियन बार कमेटी, जिसको हम लोग चैम्बियर कमेटी भी बोलते थे, क्यों, क्योंकि इसके चेयरमैन कौन थे, चैम्बियर, इसलिए इसको हम लोग चैम्बियर कमेटी भी बोलते थे। इंडियन बार कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन आया, ठीक है, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में ये पास भी हो गया, और उसके बाद इंडियन बार काउंसिल एक्ट, इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 इनैक्ट हो गया। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसका पर्पस क्या था। पर्पस था इस एक्ट का टू कॉन्स्टिट्यूट बार काउंसिल, ठीक है। इस एक्ट का, कौन सा, इंडियन बार काउंसिल एक्ट का पर्पस क्या था भाई, टू कॉन्स्टिट्यूट बार काउंसिल फॉर सर्टेन हाई कोर्ट्स, है ना। अब हाई कोर्ट्स क्या करेगा, अब देखो ये जो बार काउंसिल है ना, ये जो भी लीगल प्रैक्टिस से रिलेटेड, लीगल प्रोफेसर, सॉरी, लीगल प्रैक्टिशनर का जो भी पावर क्या होना चाहिए, लीगल प्रैक्टिशनर्स का ड्यूटीज क्या होना चाहिए, इन सब से रिलेटेड आप सारा पावर दे दो किसको भाई, इसको। मतलब अब से क्या होगा, इस एक्ट के आने के बाद से एडवोकेट्स, और एडवोकेट्स का पावर और ड्यूटी कौन डिफाइन करेगा भाई, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ड्यूटी होगा भाई एडवोकेट से रिलेटेड, एडवोकेट्स का जो भी पावर फंक्शंस, पावर ड्यूटीज होगा, ये कौन डिफाइन करेगा, एडवोकेट्स का क्या पावर है कौन बताएगा, तो बार काउंसिल ऑफ, ये बार काउंसिल बताएगा, इंडियन बार काउंसिल, सॉरी, बार काउंसिल बताएगा, ठीक है। ये कौन पावर देता है, ये पावर देता है इंडियन बार काउंसिल एक्ट। चलो इस एक्ट में और क्या क्या थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। चलो, अब ये बोला, अरे, ये एक्ट बोला कि बार काउंसिल हर एक हाई कोर्ट के लिए होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये कलकत्ता हाई कोर्ट है, मान लो ये कलकत्ता हाई कोर्ट है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए और जितना भी हाई कोर्ट है, हर एक हाई कोर्ट के लिए एक बार काउंसिल होगा, और इस बार काउंसिल में 15 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे भाई, 15 मेंबर होंगे, ठीक है। ये बार काउंसिल में 15 मेंबर होंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 मेंबर नॉमिनेटेड बाय हाई कोर्ट, और 10 मेंबर इलेक्ट कहां से होगा भाई, एडवोकेट्स से, एडवोकेट्स, ठीक है। अब यहां जो आप देख रहे हो, इसमें 4 मेंबर को नॉमिनेट किसके द्वारा होगा, हाई कोर्ट के द्वारा, और रेस्ट 10 मेंबर एडवोकेट्स के द्वारा। एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द हाई कोर्ट वॉज द एक्स ऑफिसर मेंबर ऑफ द बार काउंसिल, ठीक है भाई। यहां तक खत्म हो गया। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंडियन बार काउंसिल एक्ट ये किसके रिकमेंडेशन में बना, और इस एक्ट का पर्पस क्या था। इस एक्ट का पर्पस था कि बार काउंसिल होना चाहिए हाई कोर्ट्स के लिए, है ना, ये पर्पस था। और ये एक्ट ये डिफाइन करता था लॉयर्स का क्या पावर, एडवोकेट्स का क्या पावर एंड ड्यूटीज होगा, ठीक है। और इसी एक्ट में इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926, इसमें एक चीज और क्या था कि हर एक हाई कोर्ट हर एक हाई कोर्ट को ये प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा और रोल को मेंटेन करना पड़ेगा। किसका रोल भाई, एडवोकेट्स का रोल। हाई कोर्ट का जो एडवोकेट्स है, इसके रोल को प्रिपेयर्ड और मेंटेन करना पड़ेगा हर एक हाई कोर्ट को, ठीक है। और इस एक्ट के अंडर, ठीक है, अंडर द एक्ट
द पावर ऑफ enrollment ऑफ एडवोकेट virtually continued to remain in the high अरे यार under the act under the act the power of enrollment of advocates the power of मतलब एडवोकेट्स के इनरोलमेंट का जो पावर है वो किसके पास रहेगा भाई? हाई कोर्ट के पास रहेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? इंडियन बार काउंसिल एक्ट, ये एक्ट पावर दे देता है किसको भाई? एडवोकेट का एनरोलमेंट का पावर दे देता है हाई कोर्ट को। और ये जो बार काउंसिल है ना, ये बार काउंसिल एक तरह का एडवाइजरी बॉडी रहता है। ठीक है, इतना सारा जब आप कहानी पढ़े उसके बाद ये आपको समझ में आया कि भैया देखो ये तो एक्ट आया था इंडियन बार काउंसिल एक्ट, है ना? ये एक्ट आकर के ये सब कुछ कर दिया। ये एक्ट आकर के बोला गया कि हाँ हर एक हाई कोर्ट का एक बार काउंसिल होगा और उसमें 15 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, 10 लोग एडवोकेट से आएंगे, 4 लोग हाई कोर्ट से रहेगा। सब बात तो ठीक है। और एडवोकेट का जो पावर है, एडवोकेट्स के क्या ड्यूटीज होगा, ये सब चीज कौन बताएगा हम लोग को? इंडियन बार काउंसिल बताएगा। लेकिन ये बार काउंसिल तो बताएगा, सॉरी हाई कोर्ट का जो भी बार काउंसिल है वो बताएगा, लेकिन अपॉइंटमेंट जो होगा, एडवोकेट्स का जो इनरोलमेंट होगा वो किसके द्वारा होगा? हाई कोर्ट्स के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा भाई? हाई कोर्ट्स के द्वारा। तो एक तरह से ये जो बार काउंसिल था ये एक तरह से एडवाइजरी का ही काम किया। इसका नेचर कैसा हो गया भाई? एडवाइजरी। यदि इसको अपॉइंटमेंट का पावर मिल जाता तो बात थोड़ा सा बनती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे लीगल प्रैक्टिशनर, या बोल सकते हो लीगल प्रोफेशन आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद की बात करेंगे हम लोग। चलो अब मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवोकेट एक्ट 1961। देखो 1961 से पहले यहां पे जो भी लीगल प्रोफेशन था इंडिया में, 1961 से पहले लीगल प्रोफेशन को गवर्न कौन करता था? तो इंडियन बार काउंसिल एक्ट। इंडियन बार काउंसिल एक्ट को रिप्लेस कर देता है द एडवोकेट एक्ट 1961। तो लीगल प्रोफेशन जो गवर्न होता था 1961 से पहले वो इसी एक्ट से होता था, इंडियन बार काउंसिल एक्ट से। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो ऑल इंडिया बार काउंसिल कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया था और लॉ कमीशन के 14th रिपोर्ट के द्वारा उस पे बेस था ये एडवोकेट एक्ट 1961। तो हम लोग देखते हैं एडवोकेट एक्ट 1961 ये क्या करता है। देखो जस्ट मैंने आपको बताया ना, लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया में जो लीगल प्रोफेशन उसको गवर्न करने का काम कौन करता है? एडवोकेट एक्ट 1961। देखो यहाँ पे मैंने बहुत फेमस, आप लोग सारे लोग इनको जानते होंगे, राम जेठमलानी जी को, उनका पिक्चर लगा दिया है। चलो देखो ये जो एक्ट है, किधर गया भाई रेड? ये जो एक्ट है एडवोकेट एक्ट 1961, ये एक्ट डिफाइन क्या करता है भाई? लीगल प्रोफेशन को। किसको डिफाइन करता है? लीगल प्रोफेशन जो होगा वो कंप्राइज किसके होगा? एडवोकेट्स का। ठीक है, और एडवोकेट्स बेसिकली लीगल प्रोफेशन किसका होगा भाई? एडवोकेट्स का। और ये जो एडवोकेट्स है ये क्या कर सकते हैं? लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट में। तो आप देखते हो ना, कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस सिर्फ कौन कर सकता है? लॉयर कर सकता है। आप यदि पढ़ रहे हो कॉलेज में, आपके पास भी लॉ का डिग्री हो गया, आप पढ़ लिए, लॉ का डिग्री हो गया, और आप मान लो सिंपल ये समझो, आप लॉयर हो तो आप लॉ में आप यदि लॉयर हो तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो कोर्ट में, लेकिन एक एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है कोर्ट में। ये कैसे हो गया भाई? तो ये एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 के द्वारा ही हुआ, क्योंकि ये एक्ट बोलता है कि इन द कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स प्रैक्टिस कौन कर सकता है लॉ को? एडवोकेट्स। ठीक है भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा।
और एडवोकेट्स का क्या ड्यूटीज होगा, क्या राइट्स होगा, और एडवोकेट्स का लायबिलिटी, इसको भी डिफाइन कौन करेगा? एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है भाई। और ये एक्ट जो है 1961 का एडवोकेट एक्ट, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन का भी बात करेगा। मतलब ये एक्ट बोलता है कि देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनना चाहिए और स्टेट बार काउंसिल भी बनना चाहिए। और ये दोनों बॉडी बना करके क्या होगा भाई? ये दोनों बॉडी बना करके लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करा जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे भाई? लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करेंगे। ठीक है भाई। और जो एक प्रोफेशनल कंडक्ट का जो स्टैंडर्ड होता है उसको भी ये मेंटेन करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल, जो एक एटिक्ट होता है एडवोकेट्स के बीच में, जो एक प्रोफेशनल कंडक्ट होता है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखने का काम कौन करता है भाई? बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और एडवोकेट एक्ट से ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको भी ये पावर दे दिया जाता है, ये एक्ट ये पावर दे देता है कि भैया आप ये जो एक्ट है, एडवोकेट एक्ट 1961, ये पावर दे देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि आप लॉ इंस्टीट्यूट को, लॉ इंस्टीट्यूशन को आप क्या बोलते हैं उसको, वेरीफाई करना टाइप। इसके लिए मैंने एक वर्ड लिखा था, दिमाग से निकल गया भाई। हाँ, रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप। कभी कभी दिमाग से निकल जाता है ना। आप जब बहुत फास्ट बोलते हो ना तो बहुत कुछ मिस कर जाता है, इसलिए मैं स्लो पढ़ाता हूँ। लेकिन स्लो पढ़ाने की वजह से क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, इसलिए कभी कभी फास्ट में ना कुछ कुछ चीज़ स्लिप हो जाता है। खैर, तो ये एक्ट ऑफ 1961, मतलब एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 also provide for the recognition of the law degree and institution। लॉ डिग्री को रिकॉग्नाइज और इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज कौन करेगा भाई? यही एक्ट। अभी देखो ना, ये एक्ट में बहुत सारा प्रोसीजर है, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लेना है एडवोकेट के अगेंस्ट, यदि कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है, डिसऑनेस्टी, अब्यूज करता है क्लाइंट को, ट्रस्ट, ये सब जो है। अब मान लो क्लाइंट को एक कौन क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट रखना पड़ता है। जो भी, मान लो कि आप क्लाइंट के साथ जो भी बात की, आप उसको लीक नहीं कर सकते। यदि ये सब काम आप करते हो तो आपके खिलाफ जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उसमें, अब इसका प्रोसेस कहां पे है? तो इसका प्रोसेस एडवोकेट एक्ट 1961 में है। चलो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ये जो एडवोकेट्स एक्ट है 1961 का फीचर्स देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले ये एक्ट का आप देखो फीचर क्या था भैया। सबसे पहले बार काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बार काउंसिल कौन कौन सा? एक होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरा होगा स्टेट बार काउंसिल। उसके बाद लॉ डिग्री और लॉ इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज भी कौन करेगा भाई? एडवोकेट्स एक्ट 1961। ठीक है भाई। और कि रिकॉग्निशन यदि आपको चाहिए, आपके पास कोई कॉलेज है, आपको रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हो, तो क्या क्राइटेरिया होगा, ये कौन देगा, ये कौन बताएगा? तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 ही। अब एडवोकेट्स का इनरोलमेंट में बहुत सारा प्रोसीजर होता है, जैसे कि कैसे एडवोकेट्स इनरोल होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। तो ये कहां से पता चलेगा भाई? ये भी हम लोग को एडवोकेट्स एक्ट से ही पता चलेगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना कि एडवोकेट्स को क्या करना पड़ता है, प्रोफेशनल कंडक्ट का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना पड़ता है ना। तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। मान लो कि आप उसको मेंटेन नहीं करते हो, मिसकंडक्ट करते हो आप, तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। तो डिसिप्लिनरी एक्शन का क्या प्रोसीजर होगा ये भी कौन बताएगा? तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 ही बताएगा। राइट टू प्रैक्टिस भी कहां से मिलता है हम लोगों को? एडवोकेट्स एक्ट 1961 से आपको राइट टू प्रैक्टिस मिलता है। इसका क्या मतलब है कि आप इंडिया में कहीं भी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। लीगल एड, लीगल हेल्प हो गया। और आपको क्लाइंट के साथ जो भी कम्युनिकेशन आप करते हो, आपको उसको डिस्क्लोजर नहीं करना है किसी के साथ, है ना। एक कॉन्फिडेंशियली आपको मेंटेन करना है क्लाइंट का। ठीक है, आप उसको ध्यान रखिए। कुछ सर्कमस्टांसेस में यदि आपको लॉ ही बोल रहा है कि डिस्क्लोजर करना है तो उस केस में करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे आपको डिस्क्लोज किसी के सामने नहीं करना है, जो भी आप बात करते हो, जो भी आपके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन होता है। चलो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपने देखा कि रेगुलेटरी बॉडी होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया
देखा ना आपने अभी कैसे लीगल प्रोफेशन को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इसका स्टैब्लिशमेंट किसके अंदर होता है? एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर। तो थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शंस दिया हुआ है, जो कि मैं ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कुछ कुछ मैंने बात कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपने देखा जस्ट की लीगल एजुकेशन को रेगुलेट कौन करेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा भाई। और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कौन करेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा। एडवोकेट्स के एनरोलमेंट में मतलब क्या कैसे होगा, मेंटेन कैसे होगा, एडवोकेट्स का रोल, इशू कैसे होगा, सर्टिफिकेट, ये सब कुछ कौन देखेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जब मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 पे, फिर वहां पे मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा इस पे, ठीक है। और लीगल एड और रिलेशन कैसे होगा स्टेट बार काउंसिल के साथ, कैसे मेंटेन करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये सब फंक्शंस है किसका भाई? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। डिसिप्लिनरी एक्शन आपने देखा, यदि कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, सीक्रेट नहीं मेंटेन कर रहा है क्लाइंट का ट्रस्ट तोड़ रहा है, तो उस केस में कोई डिसऑनेस्टी कर रहा है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहा है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेगा भाई? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये एडवोकेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा, चलो थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में मैंने दे दिया है समरी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपने देखा ना, लीगल प्रोफेशन को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो बेसिकली अभी तो हम लोग क्या पढ़े? लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। और लीगल प्रोफेशन इन इंडिया का हम लोग 4 फेज पढ़ लिए, चारों फेज को पूरे डिटेल से हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और आपको यदि मुझे सपोर्ट करना है तो आप मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो। आपको पढ़ाई अच्छा लगा है तो आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो। किसी भी तरह का आपको लीगल हेल्प चाहिए तो लॉयर प्रशांत लिखो आप इंस्टाग्राम पे, और मुझे आप वहाँ पे कनेक्ट कर लो, और फिर मैं आपको जो भी हेल्प होगा मैं आपको वहाँ पे कर दूंगा लीगली। उसके बाद आपको चारों, आई होप कि चारों जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, चारों फेज डेवलपमेंट का वो क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। जो भी डिटेल आपको पीडीएफ इस सेशन का डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और पूरा लीगल हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, जाके आप उसको देख सकते हो। पूरा लीगल हिस्ट्री मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी और दिन।